आप लोग जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग उत्तराखंड वन दरोगा की जो आपकी री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यहाँ पर एक कोर्स स्टार्ट कर रहे थे, जिसके अंतर्गत ये आज आप लोगों का 5वां दिन होने वाला है। लगभग हमने 4 लेक्चर पूरे करवा दिए हैं। उन 4 लेक्चरों के अंतर्गत आप लोगों के सामने 4 लेसनों को यानी 4 अध्यायों को अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है, जिसमें हमने 9th क्लास के रसायन विज्ञान को पूरा अच्छे से समझा दिया है। यदि आपने हमारी वो 4 लेक्चर वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके पहले आप उसे देख लें, उसके बाद आप लोग इस पर आएँ, क्योंकि आज से आप लोगों का बायो का पहला लेसन यानी जिसको जीव विज्ञान यहाँ पर कहते हैं, उसका यहाँ पर आप लोगों के लिए पहला लेसन स्टार्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत यदि हम आपसे बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिकाओं के बारे में एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे। प्यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, और यहाँ पर गोल्जी काय क्या होता है, अंतःप्रविधि जालिका क्या होती है। इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी आप लोग आज हासिल करेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो कृपया करके प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है और आप लोगों के लिए जो भी चीज़ें कराई जाती हैं ये सारी मुफ्त हैं। कोई भी चीज़ देखो, ऐसा कोई भी यहाँ पर आपको चैनल नहीं देखने को मिल रहा होगा जिसमें आप लोगों को पूरा कोर्स कराया जाए और वो भी बिल्कुल मुफ्त कराया जाए। हम लोग आप लोगों के लिए एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आपसे यहाँ पर पेड कोर्स के लिए बोल रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, ये पूरी वीडियो देखनी है। यदि आपको पसंद आती है तो ही आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखो, आप लोगों को पूरा हम लोग सिलेबस वाइज समझा रहे हैं। सबसे पहले दिन मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, सिलेबस क्या क्या था मैंने ये बताया थी। इससे पहले जो वन दरोगा का पेपर हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें आयोग ने आपसे पूछी थी, ये भी मैंने आपको अच्छे से करवाया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को इसके अंतर्गत और क्या क्या करवाया है, मैंने इसके अंतर्गत आप लोगों को पूरा का पूरा लेसन करके ये बताया कि हम लोग वन दरोगा के अंतर्गत पहले क्लास 9th के जितने भी चैप्टर होंगे उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्लास 9th के। फिर हम लोग यहाँ पर क्लास 10th के पूरे जितने भी लेसन है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके क्लास 9th और क्लास 10th का ही सिलेबस आपके साइंस का दे रखा है। और उसके बाद हम लोग कुछ रामसर साइट के बारे में जानेंगे और उसी के बाद हम लोग इसमें जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ये सारे एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। एनवायरनमेंट साइंस को भी अच्छे से पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग 10 मॉक टेस्ट भी लगाने वाले हैं। ये सारा कोर्स आप लोगों को फ्री मिलने वाला है। तो इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप लोगों को लगभग एक हफ्ते में 2 या 3 वीडियो देखने को मिली जाती हैं और इतना इनफ होता है, क्योंकि हम एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर ख़त्म कर रहे होते हैं। आज जो हमारा 5वां दिन है, इसके अंतर्गत आपके सामने जीवन की मौलिक इकाई के बारे में आप पूरी संपूर्ण जानकारी हासिल करने वाले हैं। मौलिक इकाई का मतलब क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को आज अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करूँगा, जिसको फंडामेंटल यूनिट भी कहा जाता है अंग्रेजी में। देखो, इसके अंतर्गत क्या होगा, सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करता हूं तो कोशिका होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिएगा। यदि पसंद आती है वीडियो तो ही आप इसको लाइक करिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप लोगों की होती है कोशिका। क्या होती है? सबसे पहली आपकी होती है कोशिका, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है क्या, आपका आता है उत्तक, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको मिलते हैं अंग, फिर आपके बनता है शरीर, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा शरीर किससे बना है तो कोशिका से मिलकर बना है। अंग किससे मिलकर बने हैं तो कोशिका से मिलकर बने हैं। उत्तक किससे मिलकर बना है तो कोशिका से मिलकर बना है। तो ये चीज़ आपको पता लग गई कि कोशिका का आपके लिए कितना बड़ा मेन रोल है, इसलिए ही इसको ही मौलिक इकाई कहा गया। अगर मैं बात करता हूँ किसी भी शरीर की एक सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे सूक्ष्मतम, ठीक है, सबसे सूक्ष्मतम, अगर हम वहाँ पर बात करते हैं कण की या फिर हम बात करते हैं कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कोशिका सबसे छोटी। तो एक कोशिका और
एक होता है एक कोशिका, एक होता है बहुकोशिका। ठीक है, तो पादप जंतु कोशिकाएं बहुकोशिकीय होती हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं, पैरामेगेसियम, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो ये किसके होते हैं, एक कोशिकीय प्राणी हो रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें आगे आने वाले चैप्टर में बिल्कुल एक एक करके मैं समझाऊंगा। आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ सिर्फ हम चर्चा करेंगे मौलिक इकाई होती क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है। मौलिक इकाई मतलब कोशिका। आज हम सिर्फ कोशिका के बारे में अच्छे से संपूर्ण जानकारी ले रहे होंगे। तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा इस लेक्चर में, पांचवा पार्ट है। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए पांचवा पार्ट है। ठीक है, इस पांचवें पार्ट के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई, जिसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये बायो का आज ये पहला लेक्चर है, बिल्कुल आप लोगों को इसको स्किप करके नहीं चलना है। पहला लेक्चर है, बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर हमारे साथ पढ़ेंगे बायो को तो आप लोग समझेंगे। लगभग 4 लेसन 9th क्लास में आपको बायो को देखने को मिलेंगे। अभी जो पांचवा, छठा और सातवां लेक्चर आने वाला है ये पूरा बायो पर डिपेंड है। इससे पहले मैंने 1 से लेके 4 करवाए थे, वो आपके रसायन विज्ञान, जिसको केमिस्ट्री कहा जाता था। ठीक है, केमिस्ट्री को मैंने पूरा अच्छे से करवा दिया है। अब आपकी बायो को भी मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मौलिक इकाई के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कोशिका, जिसको सेल कहा जाता है। प्रश्न क्या बनकर आता है, सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसे की थी ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की थी, कब की थी, 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम कोशिका वर्ड देने वाले जो थे वो थे रॉबर्ट हुक, याद रखना। खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में। चलो ये खत्म हो गया। दूसरा अगर मैं बात करता हूं कोशिका सिद्धांत की, तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, स्लीडन और स्वान के द्वारा दिया गया। देखो ये सारी चीजें एक एक चीज बिल्कुल अभी आगे हम करवाने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है पादप कोशिका और जंतु कोशिका की। पादप कोशिका की खोज किसने की थी, जंतु कोशिका की खोज किसने की थी, ये भी आपको ही बता देते हैं। रॉबर्ट हुक ने जो यहाँ पर खोज की थी ना, वो क्या किया था उन्होंने, कार्क की पतली सी, कार्क क्या है, एक लकड़ी की छड़ है, उसको बहुत पतली यहाँ पर झिल्ली के रूप में काटा गया। फिर उसके बाद जब उसका स्ट्रक्चर देखा गया तो वो स्ट्रक्चर यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते के जैसा देखने को मिला और इसी को इन्होंने कोशिका कहा। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं ल्यूवन हॉक। याद रखना कौन आते हैं, ल्यूवन हॉक। ल्यूवन हॉक के बारे में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर 1674 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, यहाँ पर क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म जीवों का यहाँ पर अध्ययन किया था। तो यहाँ से कभी भी पूछेंगे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन के जरिए कोशिका का निर्माण या कोशिका के बारे में किसने बताया, ल्यूवेन हॉक ने बताया। कार्क की पतली छड़ के बारे में किसने बताया, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने बताया। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर गलती मत करना। ठीक है, कोशिका सिद्धांत बता दिया, यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बाद में अब आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कोशिका की। कोशिका की खोज हो गई, अब कोशिका के अंदर की चीज़ों के बारे में भी लोगों ने खोजा। तो देखो सर्वप्रथम ये है आपका केंद्रक। ठीक है, सबसे पहले आपको कोशिका के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा केंद्रक। केंद्रक की बाहर की झिल्ली को कहते हैं केंद्रिका कोशिका। ठीक है, क्या कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं केंद्रक, इसको कहते हैं, एक सेकंड, केंद्रक की क्या कहते हैं, केंद्रक की झिल्ली कहते हैं इसके बाहर की जो यहाँ पर बाहर का आवरण है। ठीक है, और जो याला आवरण है इसको पादप कोशिका में क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कोशिका भित्ति। इसको कहा जाएगा कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में जो खाली स्थान है इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कोशिका द्रव। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं जीव द्रव। ठीक है, जीव द्रव्य कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं जीव द्रव्य क्या है तो अब ध्यान से सुन लीजिए। जीव द्रव्य आपका होता है, क्या होता है, कोशिका भित्ति। ठीक है, कहीं कहीं पर ये चीजें नहीं लिखी होती तो इसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा, कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव देखने को मिलेगा, कोशिका द्रव होगा और प्लस केंद्रक होगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, जीव द्रव होंगे। इस चीज को आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं जो वो खाली स्थान था उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, और तो ये चीजें पाई जाती हैं माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, राइजोसोम,
अंतःप्राप्ति जालिका, गोल्जिकाय, केंद्रक, लवक। अब लवक के बारे में पूछ लिया जाता है, लवक कितने प्रकार के हैं? तो वर्णीय लवक है, अवर्णीय लवक है और हरित लवक है, जिसको क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ आपको भारी तौर पर आपको पता होना चाहिए, बाहरी कवर बता रहा हूँ। किसी किताब के बाहर का कवर पहले जानो, उसके बाद उसके अंदर क्या है उसको बाद में पढ़ो। तो मैं पहले भी बाहर का बता रहा हूँ, फिर हम अंदर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्यूकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर के बारे में पढ़ेंगे, पादप कोशिका, जंतु कोशिका के अंतर के बारे में पढ़ेंगे और रसधानियों के बारे में अच्छे से संपूर्ण जानकारी ले रहे होंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर। उसके बाद लगभग 30 प्रश्न आप लोगों के सामने हम आज ही पढ़ाने वाले हैं, फिर उसके बाद आपका पूरा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। यदि आपको यहाँ तक मेरी वीडियो समझ में आ रही है, यदि आपको लग रहा है हम आपके बेनिफिशियल ही कुछ कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूं जंतु कोशिका। देखो कितने प्रकार की, अनेक प्रकार की होती हैं। जैसे जंतु की बात कर लेते हैं, मानव, हाथी, चींटी, मछली। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने दिखेगी रक्त कोशिकाएं, ये हैं आपकी अस्थि कोशिकाएं, ये हैं पेशी कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं आपको पता होना चाहिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती हैं। आरबीसी का कार्यकाल होता है 120 दिन, ठीक है, और यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल होता है 3 से 4 दिन का। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अस्थि कोशिका क्या है? आपकी हड्डियों की जो कोशिका है, ध्यान से देख लीजिए, ऐसी होती है। पेशी कोशिका कैसी होती है? पेशी क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। स्नायु क्या होता है? इन चीज़ों के बारे में अच्छे से हम करेंगे, ठीक है। ये है आप लोगों की क्या, तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी होती है मानव के अंतर्गत 1 मीटर की, 1 मीटर की होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ये सारे प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद में आता है आप लोगों का अंडाणु। ये क्या है? माधव, मादा का जनन, जनन जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। जनन कोशिका क्या होती है? अंडाणु होती है। अगर हम बात करते हैं पुरुष के जनन अंग की, वो क्या होता है? शुक्राणु होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कब देखने को मिल रहा होगा? ये सारी आपको तीसरे पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। वसा कोशिका कैसी होती है? ध्यान से देख लीजिए, ऐसी होती है। तो इस तरह मैंने आपको जंतु कोशिकाएं जितने प्रकार की जैसी जैसी होती हैं वो मैं सामने आपके लिए उदाहरण लाया हूँ। इसके अलावा भी होती हैं, परंतु मेन यही है, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है? ये है पादप कोशिका। पादप कोशिका का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। ये आप लोगों को यहाँ पर ऑक्टागोनल देखने को मिलेगा। ध्यान से अगर बात करेंगे तो देखो कैसा है, ऑक्टागोनल है। इसके अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहला आपके पास देखो क्या होगा, केंद्रक है। ये केंद्रक है। यहाँ पर जो बाहरी झिल्ली है ये सेलुलोज की बनी होती है पादप कोशिका के अंतर्गत, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जो केंद्रक के बिल्कुल निकट होंगे उसको क्या कहेंगे? खुदरी अंतद्रवीप जालिका कहेंगे। जो केंद्रक से दूर होंगे उसको कहेंगे चिकनी अंतःप्रव्दीय जालिका। ये प्रश्न पूछा जाता है कि खुदरी अंतःप्रव्दीय जालिका में जो बाहरी तौर पर जो यहाँ पर देखो ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अब देखो ये बिल्कुल ऐसे करके देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है, और इसके बाहर पर क्या लगा होगा? राइसोसोम बिल्कुल चिपके होते हैं। ये चीज़ को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ये जो चिपके होते हैं, राइसोसोम चिपके होते हैं। और ये किसके निकट होता है? ये बिल्कुल केंद्रक के निकट होता है। ये होता है खुदरी अंतःप्रव्दीय जालिका। और जो केंद्रक से दूर होता है, जो बिल्कुल ये जो साइड साइड में है, यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, देखो मैं दिखा देता हूँ चित्र में, ध्यान से देखो। याला क्या है? ये है केंद्रक है आपका, ठीक है। ये है केंद्रक, ये केंद्रक के बाहर का आवरण है। और जो ये है आपका खुदरी अंतःप्रव्दीय जालिका। और जो ये सामने दिख रही है ये है आपकी चिकनी अंतःप्रव्दीय जालिका। ये जो काला काला रंग का आपको देखने को दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और जो ये आपको देखने को मिल रहा है ये आप लोगों का क्या है? गोल्जिकाय उपकरण है। गोल्जिकाय उपकरण क्या होते हैं ये मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, कैसे करके लाइसोसोम का ये निर्माण करते हैं। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम आप लोगों की आत्मघाती झिल्ली होती है। कोई भी कोशिका अगर नष्ट हो जाती है तो उसको यहाँ पर ख़त्म करने के लिए, आपको पता है जब कोई कोशिका मृत हो जाती है तो वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए इसके अंतर्गत क्या होते हैं? ऐसे इतने भयंकर एंजाइम होते हैं जो कोशिका को नष्ट कर देते हैं। याद रखना, आत्मघाती झिल्ली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत गृह कहते हैं। ये सारे प्रश्न आपको बिल्कुल अभी देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जंतु कोशिका। बिल्कुल जंतु कोशिका और पादप कोशिका सेम होती है, परंतु उसमें सिर्फ 1-2 चीज़ों का अंतर होता है। ये अभी हम पूरे अंतर पढ़ाएंगे, परंतु एक मेन इंपॉर्टेंट अंतर होता है, वो है कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति इसके अंतर्गत नहीं पाई जाती, याद रखना।
कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में यही कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्जीकाई उपकरण हो गए, लाइसोसोम हो गए, खुदरी अंतःप्रविध्य जालिका, चिकनी प्रविध्य जालिका, ये सारी दोनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। अभी इनके बारे में आज चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को अब देखने को मिलेगा जीवन की मौलिक इकाई। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉप बिंदु हैं, इनको मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने अभी देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको अभी कुछ प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे। सारे इंपॉर्टेंट हैं, लगभग यहाँ पर 30 से ऊपर प्रश्न हैं। यदि आपको ये बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे तभी आप इस चीज़ को पढ़ पाएंगे, वरना आपको कुछ भी चीज़ समझने आने वाली नहीं है। और यहाँ से प्रश्न मैं गारंटीड बोल रहा हूँ 100 नंबर का प्रश्न पत्र है, और यहाँ से लगभग आपके 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे इस वाले चैप्टर के अंतर्गत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बायो का पहला चैप्टर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने अभी आपको बता दिया था रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। कैसे खोज की थी? उन्होंने कार्ग की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी, जिसको कोशिका कहा, ये मैंने बता दिया। ल्यूवन हॉक के बारे में बता दिया। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये केंद्रक की खोज की थी इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर बात करते हैं जीव द्रव की, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जीव द्रव किससे मिलकर बना होता है? आपके केंद्रक से मिला होता है। एक तो केंद्रक से मिला होता है, दूसरा यहाँ पर कोशिका द्रव से मिला होता है। ठीक है, तो जीव द्रव की खोज किसने करेगी? यहाँ पर ये करेंगे किसने? जे.ई. पुरकिंजे के द्वारा की जाएगी 1889 ईस्वी में। ये सारे सन देख लेना। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया था कोशिका सिद्धांत की खोज कौन करेगा? कोशिका सिद्धांत की खोज यहाँ पर स्लीडन और स्वान करेंगे। स्लीडन ने 1838 में की थी और स्वान ने 1839 में की थी। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। वहाँ पर सारे विद्यार्थी जितने भी हैं, आप लोगों को 15 फरवरी के बाद सारी PDF यहाँ पर फ्री देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए इसमें। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस वाइज आपको बिल्कुल एक एक चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कुछ भी यहाँ पर आपको डाउट लगता है तो आप हमसे टेलीग्राम में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं विरको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनता है कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्व ही किसी कोशिका से हुई। मैंने आपको बताया था ना, एक कोशिका अगर नष्ट हो जाती है तो उसको कौन करता है? आत्मघाती झिल्ली लाइसोसोम। जब ये नष्ट कर देती है तो इसी की जगह यहाँ पर दूसरी कोशिका आ जाती है, और ये जो कोशिका बनी है ये इसी से बनी है, यानी पुरानी वाली से बनी है। ये किसने कहा था? विर्चो ने कहा था 1855 में। कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। ये प्रश्न बनते हैं। गुणसूत्र, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र का नाम किसने दिया था? वोल्टेयर ने दिया था। ठीक है, बात करते हैं मैक्सनॉल और रस्का की, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत मैंने ऊपर बता दिया था आप लोगों को, सिलीडन और स्वान द्वारा 1838 और 39 में, ये मैंने सारा ऊपर बता दिया है। क्या कहता है कोशिका सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत ये कहता है कोई भी बॉडी हो, कोई भी शरीर हो, उसके अंतर्गत जो कोशिका है वो है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी उसके बाहर का स्ट्रक्चर, यानी जिसको संरचना कहते हैं, वो भी कोशिका से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत, शरीर के अंतर्गत जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होंगी, जितनी भी इसके अंतर्गत यहाँ पर आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे आपके दिमाग से कोई भी अगर सूचना दी जाएगी, आपके हाथों के द्वारा आप इसको उठाएं, आप इसको नीचे रख दें, ये सारी जो सूचनाएं दी जा रही हैं, ये सारी की सारी कोशिकाओं के द्वारा दी जा रही है, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। इस चीज़ को देख लेना। कोशिका सिद्धांत क्या था? उन्होंने कहा था कोशिका जीवधारी यानी जो जीवन है जिनके अंदर, उनके शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कोशिका मैंने आपको ऊपर बता दिया जिसमें सिर्फ एक सेल होगा, और सारी की सारी जितनी भी क्रियाएं कोशिका के द्वारा होती हैं उस सेल के अंतर्गत ही होगा। इसके अंतर्गत क्या होगा? जैसे आप लोगों को मैं पूरा का पूरा, देखो ये मैं पढ़ाऊंगा जब मैं पार्ट यहाँ पर 8वां या 7वां करा रहा हूँगा, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। अभी इससे अगला आने वाला है उत्तक, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर कोशिकाओं के बारे में एक एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो 7वें चैप्टर के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तब तक आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें तब पढ़ा रहा हूँगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा वीडियो जाएगा ये सारी चीज़ें अगर मैं बताता हूँ तो। ठीक है, अगर देखते हैं कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे देखो, कोशिका का जो यहाँ पर साइज की बात करेंगे तो बहुत छोटी भी है। यहाँ पर बात करते हैं सबसे छोटी जो है वो है माइकोप्लाज्मा लेड लेवी।
सबसे छोटी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग का अंडा है लगभग 15 सेंटीमीटर, समझ सकते हैं 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, उसके बराबर अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, वो बड़ा है, ये चीज़ को देख लेना। अब रिया नाम का एक पौधा है, याद रखना रिया नाम का एक पौधा है, पौधे के रेशे लगभग 55 सेंटीमीटर, आप समझ सकते हैं 55 सेंटीमीटर कितना, 15 सेंटीमीटर का स्केल, और उसका भी लगभग 4 गुना यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इतने लंबे रेशे होते हैं रिया के, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है। तो एक कोशिका के साइज की बात कर ली कि सबसे छोटा कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा लेडलेवी, और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। प्राणी कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा कला होती है, जबकि देखो मैंने आपको पहले ही बोला था एक ही अंतर आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा कोशिका के अंतर्गत, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, परंतु ये सेलुलोज की ना बन के प्लाज्मा कला होती है, किसमें, कोशिका, प्राणी कोशिकाओं में। प्राणी कोशिका की अगर मैं बात करता हूँ तो जिसमें जानवर आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएंगे, उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर जीव द्रव देखने को मिलता है, और ये जीव द्रव्य कोशिका द्रव और केंद्रक होता है, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। आगे बात करते हैं, कोशिका कला क्या है, वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली होती है। वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली 3 प्रकार से हो सकती है, तो इससे पहले आप लोगों को विसरण के बारे में पता होना चाहिए, परासरण के बारे में पता होना चाहिए। देखो वर्णनात्मक, देखो क्या होता है, देखो मेन होता है विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है, एक स्थान से, जैसे मान लो ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, इस कोशिका को इस कोशिका में भोजन देना है, तो ये किसके द्वारा आदान प्रदान करेंगे, ये विसरण के द्वारा किया जाता है। परंतु यहाँ पर जो कोशिका के अंतर्गत पाई जाती है, जो प्लाज्मा कला के अंतर्गत पाई जाती है, उसको वर्णनात्मक परागम्य कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंतर्गत होती है, याद रखना हमारे शरीर में वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली होती है। ये क्या करती है, जो विसरण करती है, इसको परासरण कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए परासरण भी 3 प्रकार से होते हैं, अल्पसारी परासरण, सम परासरी और अति परासरी। ये इन तीनों के बारे में मैं कभी और चर्चा कर लूँगा, परंतु थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। देखो ये सांद्रता पर निर्भर करता है, बाहर की सांद्रता यानी जो बाहर का वातावरण है, और यहाँ पर कोशिका के अंदर जितना सांद्रता है, अगर बाहर का जो वातावरण है वो ज़्यादा है और अंदर की कोशिका का जो सांद्रता है वो कम है, तो उसको अल्प परासरी कहते हैं। अगर सम परासरी की बात करेंगे तो बाहर का वातावरण का जो आपका यहाँ पर सांद्रता होगी और जो कोशिका की सांद्रता होगी वो इक्वल होगी, और अति परासरी में क्या होगा, जो अंदर की कोशिका के अंदर जो भी जल होगा, कुछ भी चीज़ होगी, उसमें क्या होगा, वहाँ पर सांद्रता ज़्यादा होगी, बाहर की कम होगी। आशा करता हूँ ये तीनों के तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें क्या होगा, कोशिका आपकी यहाँ पर सिकुड़ जाएगी, इसमें कोशिका के आकार में कोई अंतर नहीं आएगा, इसमें कोशिका फूल जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ इस चीज़ को आपको मैं अलग से बता दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं पूरा चीज़ समझा दूंगा यदि आपको डीप में समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे अगर बात कर लेते हैं, पादप कोशिका मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है, देखो ये प्रश्न बना है, अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है, इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, केंद्रक की बात करते हैं। अब देखो केंद्रक क्या है, मैंने केंद्रक कर रहा हूं, तो केंद्रक क्या है इस चीज़ को मैं बता देने की कोशिश करूंगा। ये केंद्रक है, केंद्रक के जो बाहर का आवरण होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केंद्रक की झिल्ली कहते हैं, केंद्रक के भारी झिल्ली कहते हैं, केंद्रिका झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। और ये बहुत लचीली होती है। यदि मैं बात करता हूँ इस, ये केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है, ये बहुत हार्ड होता है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत, यहाँ पर एक होगा केंद्रक द्रव्य, जो बीच में होगा उसको केंद्रक द्रव्य कहेंगे, और इसी के अंतर्गत यदि आपसे बात करेंगे तो क्रोमैटिक जालक होता है। यहाँ पर इस चीज़ को देख लेना, जो क्रोमैटिक जालक होता है का विभाजन के समय गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्र क्या होते हैं, ये आप लोगों को मैं यहाँ पर 9th क्लास के लास्ट के चैप्टर में और 10th क्लास के जब चैप्टर कराऊंगा बायो के बारे में, तब बताऊंगा कि यहाँ पर मनुष्य के अंतर्गत कितने गुणसूत्र हैं, ये प्रश्न बन जाते हैं। बंदर के अंतर्गत, कुत्ते के अंतर्गत, मिर्ची के अंतर्गत, टमाटर के अंतर्गत कितने गुणसूत्र हैं, ये प्रश्न बहुत बार बनकर आया है। ये सारी चीज़ें मैं तब समझाऊंगा, इस चीज़ को आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी भी मनुष्य की अगर यहाँ पर गुणसूत्र, जिसको डीएनए कहते हैं, डीएनए और आरएनए, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी। ये सब आपको बिल्कुल मैं करवा रहा हूँ 10th क्लास में, ठीक है। आगे चल लेते हैं। देखो गुणसूत्रों के बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश
करेंगे गुणसूत्रों की जो खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने की थी 1875 में। डब्ल्यू वॉल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र का नाम दिया था। और याद रखना जो गुणसूत्र है वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के द्वारा बना होता है। इनमें डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, डीएनए का निर्माण पेंटोस सकरा यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए कहते हैं। यदि मैं आपसे बात करता हूँ इसमें नाइट्रोजन क्षारक एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन और तथा फॉस्फेट समूह होता है। देखो जब मैं डीएनए के बारे में पूरा करवाऊंगा तब आपको बिल्कुल अच्छे से उसका चित्र बनाकर समझाऊंगा। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है। ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले चैप्टर में बिल्कुल देखने को मिलने वाली हैं। यदि मैं यहाँ करवाऊंगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको ये समझ लेना है कि डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर बात करते हैं राइबोन्यूक्लिक यहाँ पर राइबोन्यूक्लिक की बात कर लेते हैं तो ये आपका आरएनए हो जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंतर्गत देखो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन है। और यहाँ पर चेंज भी क्या क्या चीज़ें होती हैं फॉस्फेट समूह के द्वारा, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आरएनए डीएनए के अंतर में करवा दूंगा जब इसका टाइम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसके बारे में अभी ये सारा आपको यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ये आपको बस ये समझ लीजिए। ये 70S प्रकार की हैं और ये 80S प्रकार की होती हैं। ये क्या है, संगठित केंद्रक कोसा अंगकों का अभाव होता है इसमें, और इसमें क्या होगा, सारे अंगक पाए जाएंगे। इस चीज़ को देख लेना। ये अंगक क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा भी यहाँ बता देता हूँ। देखो ये है आप लोगों का क्या, ये है आप लोगों की कोशिका। इस कोशिका के अंतर्गत ये है आपका केंद्रक। और यहाँ पर जितने भी आपके अंग होंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि माइटोकांड्रिया हो गया, देखो माइटोकांड्रिया हो गया, मैंने आपको बताया था। राइसोसोम बताया था, लाइसोसोम बताया था, अंतःप्रव्य जालिका बताया था, केंद्रक बताया था, लवक बताया था। ये सारी चीज़ें अगर जब होंगी तो ये क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा। यूकैरियोटिक होगा और प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत इनका अभाव होता है। ये 70S प्रकार की होती है किसके अंतर्गत, प्रोकैरियोटिक के अंदर। यूकैरियोटिक के अंदर 80S प्रकार की। अब ये सारा अंतर हम आगे कर रहे वाले हैं। ठीक है, अब केंद्रक के बारे में देखते हैं। केंद्रक उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण और निगमन करता है। ये प्रश्न डायरेक्ट बन जाते हैं कि उपापचय क्रियाएं जो हमारे शरीर के अंतर्गत होती हैं उसको नियंत्रण कौन करेगा, केंद्रक करेगा। अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन पहुंचाएगा, केंद्रक पहुंचाएगा। परंतु आपको केंद्रक क्यों पहुंचा रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत गुणसूत्र हैं। ये गुणसूत्र ही इसको पूरा करते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं मैं ये सब बता दूंगा आगे आने वाले चैप्टर में, जब हम आरएनए और डीएनए को समझा रहे होंगे। अंतःप्रव्य जालिका क्या है, इसकी खोज पॉटर ने की थी, बहुत बार पूछा गया है 1945 में। यह दोहरी इकाई झिल्ली प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली से बनी होती है। इसके निर्माण में 3 रचनाओं से होता है, सिस्टर्नी, नलिकाएं, पुटिका। और यहाँ पर इस चीज़ को देख लेना, सिस्टर्नी, नलिकाएं और पुटिकाओं द्वारा इसका निर्माण होगा। इस चीज़ को देख लेना। ये कणिकामय और खुदरी, जिसको RER कहा जाता है, ये रेक्टिकुलम है, याद रखना। ठीक है, जिसको रफ यहाँ पर रेक्टिकुलम कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर को दूसरी कौन सी होती है, एक होता है कर्ण रहित जिसको चिकनी कहते हैं। ठीक है, इसको चिकनी कहते हैं, SER कहते हैं। और एक होता है RER रेक्टिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से करवा दूंगा जब आपको ये पूरा करवाने की, जिस दिन भी मैं आपको ये पूरा अलग से करवाऊंगा तब मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ ये क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी आपको पूरी देखने को मिलेंगी जिस दिन मैं पूरा करवाऊंगा। ठीक है, अभी आप लोग इस चीज़ को बस पढ़ लीजिए कि अंतःप्रव्य जालिका क्या है। अंतःप्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, एक तो खुदरी होती है, एक होती है चिकनी जिसको RER कहते हैं। ठीक है, रेक्टिकुलम, और इसको SER रेक्टिकुलम कहते हैं। इसमें आपके राइबोसोम चिपके होते हैं। ये केंद्रक के पास होती है, ये केंद्रक से दूर होती है। इस चीज़ में इनके कार्य और क्या क्या होते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से करवाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गोल्जी उपकरण डेक्टियोसोम की खोज क्या है, कैमिलो गोल्जी के द्वारा 1898 ईस्वी में की थी। इसके निर्माण में, ये किसके निर्माण, इसका निर्माण सिस्टर्नी रिक्तिकाओं और पुटिकाओं से होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये किसके अंतर्गत होगा, ये आपको अंतःप्रव्य जालिका के अंदर देखने को मिलेगा। हार्मोन्स, प्रोटीन्स आदि का स्रावित कौन करेगा, गोल्जी का उपकरण कर रहा होगा। अब आपका आता है लाइसोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। लाइसोसोम को यहाँ पर DU के द्वारा खोजा गया था 1949 में। संरचना एवं कार्य के आधार पर ये 4 प्रकार के होंगे, प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम,
अवशिष्ट काय, लाइसोसोम और आत्मघाती शैली, इस चीज़ को देख लेना। आत्मघाती शैली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, वही कोशिकाओं और अंत कोशिकाएं पदार्थों का ये पाचन करती हैं। क्षतिग्रस्त, मैंने आपको बोला था कोई भी यहाँ पर अगर कोशिका नष्ट करनी होगी तो आपको लाइसोसोम की सहायता लेनी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। माइटोकांड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको विद्युत गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं, इनमें अपना डीएनए होता है। देखो डीएनए यहाँ पर देखने को मिलेगा केंद्रक के अंतर्गत, ये प्रश्न बनता है। डीएनए किस में पाया जाता है? केंद्रक में, माइटोकांड्रिया में, हरित, ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आपको पूरा बिल्कुल करवाऊंगा ये जब यहाँ पर डीएनए के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। माइटोकांड्रिया एक विद्युत गृह होता है, अपना डीएनए के कारण द्विगुणन क्षमता यहाँ पर होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो इसमें भोज्य पदार्थों के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपके क्या लिखा है, जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण के कारण, जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण के कारण फलस्वरूप मुक्त, यहाँ पर क्या होगा देखो, आप कुछ भी चीज़ खाना खाएंगे ना, कुछ भी, ये सारी चीज़ें क्या है देखो, आगे जब रासायनिक क्रिया होंगी तब मैं आपको बिल्कुल ये पूरा पढ़ा दूंगा। माइटोकांड्रिया क्या है अभी बस आपको पता होना चाहिए, यह एक विद्युत गृह है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एटीपी, इस चीज़ को देखिए क्या लिखा है, इनमें भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा रासायनिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। एटीपी की गतिज ऊर्जा की जैविक क्रियाओं में काम आता है। जितने भी आप कार्य करते हैं ना, जो भी ऊर्जा आपकी संचित होती है माइटोकांड्रिया के अंतर्गत होती है, इसलिए इसको विद्युत गृह कहते हैं। ये कैसे होती है, कैसे करके 36 एटीपी करके और 2 एटीपी आपके फिर बाद में आ जाती हैं भोजन के बाद। ये सारी चीज़ें मैं आपको 10th क्लास में करवाऊंगा, जब मैं आपको पूरे रासायनिक अभिक्रिया करवाऊंगा, कैसे करके ग्लूकोज टूटेगा, कैसे करके सोलुलोज और इन चीज़ों के बारे में, कैसे करके उसमें से 2 एटीपी आपको बाद में 38 एटीपी हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ठीक है, अभी जितना पढ़ा रहा हूँ बस आप उसको पढ़ते रहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी चीज़ का डाउट होगा टेलीग्राम में जरूर उसको पूछना। ठीक है, लवक के बारे में बात करते हैं। देखो लवक 3 प्रकार के होते हैं, पूछा जाता है कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। हरित लवक, वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक लीकोप्लास्ट कहते हैं, हरित प्लास्ट यहाँ पर जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं उसको हरित लवक कहते हैं, और वर्णीय लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। अवर्णीय लवक वो होता है जिसमें कोई भी रंग नहीं होता, वर्णीय लवक होता है ये रंगीन होते हैं। हरित लवक कौन से होते हैं, हरे होते हैं, और ये पादप के अंतर्गत पाए जाते हैं। अवर्णीय लवक की बात कर लेते हैं, इसके अंतर्गत स्टार्च, वसा, प्रोटीन के रूप में भोजन संचित होता है। देखो क्या लिखा है ध्यान से सुनना, हरित लवक पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण भोजन का निर्माण करते हैं। वर्णीय लवक रंगीन होने के कारण परागकण और प्रकीर्णन आदि में सहायक होते हैं। चीज़ को देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों लवक किस में देखने को मिलेगा, लवक आप लोगों के पादप कोशिका में देखने को मिलता है। लवक कोशिका में देखो अभी जब मैं सारी चीज़ें करवाऊंगा, अभी मैं अंतर कराने वाला हूँ, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैकुलस। वैकुलस क्या होती है, रसधानियाँ होता है जंतु कोशिकाओं में, ये जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत होता है। ठीक है, अनेक छोटी छोटी रसधानियाँ होती हैं। पादप कोशिकाओं में पर्याय बड़ी बड़ी केंद्रीय रसदानी और रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी किस्में होंगी जंतु कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं के अंतर्गत ये बड़ी बड़ी होंगी। जंतु कोशिकाओं में रसदानियां संग्राहक थैली के रूप में, उत्सर्जक अंगक के रूप में कार्य करती हैं अथवा जल संतुलन में सहायक होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका रस युक्त रिक्तिकाएं कोशिका में दृढ़ता प्रदान करती हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं, कोशिका के जैविक और कोषों के अंगों में झिल्लियों द्वारा संपन्न होती है, इस कारण कोशिका झिल्ली से बना एक तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो था ये तो मैंने आपको छोटे से जो हमारे बिंदु थे, जो जो चीज़ें थी वो सारी समझाई। अब हम कुछ प्रश्न के बारे में यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है, इसको समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रोकैरियोटिक की कोशिका में अंतर सबसे पहला आकार का आएगा। आकार पर्याय यहाँ पर छोटे छोटे कोशिकाएं में होंगी और ये बड़े बड़े आकार के रूप में हो रही होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, कोशिका भित्ति यहाँ पर पतली होती है, इसमें मोटी होती है। केंद्रक प्रारंभिक अविकसित होता है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ठीक है, पूर्ण विकसित होते हैं केंद्रक किसमें, यूकैरियोटिक के अंतर्गत। केंद्रक कला मैंने आपको बता दिया था, केंद्रक कला क्या है, केंद्रक क्या है,
केंद्रिक क्या है ये मैंने आपको बताया था, इसमें अनुपस्थित होंगे और इसमें उपस्थित होंगे। कोशिकांग, लवक, माइटोकांड्रिया, गोल्जिका इसमें अनुपस्थित होगा, इसमें उपस्थित होगा। गुणसूत्र, एक गुणसूत्र केवल डीएनए से बने गोलाकार हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है इसके अंतर्गत, इस चीज को देख लेना। और एक से अधिक डीएनए किसमें होंगे, यूकैरियोटिक में होंगे। राइबोसोम की बात कर लेंगे तो ये 70 एस प्रकार के हैं, इसमें 80 एस प्रकार के होते हैं। रिक्तिकाएं इसमें अनुपस्थित होंगी, इसमें उपस्थित होंगी। ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। जो यहाँ पर आगे क्या है, कोशिका द्रव्य गति अनुपस्थित होगा या उपस्थित होगा। जनन की बात करते हैं विखंडन और मुकुलन द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकुलन क्या है, विखंडन क्या है, ये जनन की एक यहाँ पर 5 प्रकार होते हैं। ये सारा मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा जब आपका 10th क्लास का जो जनन का चैप्टर है उसमें जब पूरा समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ये अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये समझ लीजिए विखंडन की क्रिया और मुकुलन की क्रिया जनन किसके अंतर्गत, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत होती है। अगर मैं बात करता हूँ सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की तो ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत आएगी। देखो यहाँ ये पूरा कर लीजिए क्योंकि यहीं से ही आपका ये बेसिक है बायो का। अगर आप ये बिल्कुल नहीं पढ़कर जाएंगे तो आपको जो आगे आने वाले उत्तक हैं, ठीक है, जैव विविधता है, फिर धीरे धीरे करके अब आप देखेंगे एक एक जो लेक्चर आने वाले हैं वो सब इस पर आधारित हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो आप बहुत यहाँ पर समझ लीजिए आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो अगर आप बात करते हैं उदाहरण के अंतर्गत तो नीले हरे शैवाल जितने भी प्रकार के होंगे वो आपके प्रोकैरियोटिक होंगे। सभी विकसित पादप और जंतु कोशिकाएं जिसमें मनुष्य आएगा, कोई भी आम का पेड़ ले लो, ये सारे के सारे विकसित हैं। और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक हैं और यूकैरियोटिक क्या है, सभी विकसित पादप और जंतु कोशिकाएं, ठीक है। इस चीज को आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। प्रश्न बनता है, यदि प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली यहाँ पर प्रोटीन्स और लिपिड की बनी होती है, आपको सबको पता होगा, इसमें वर्णात्मक परागम्य झिल्ली होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखने के लिए होती है। इसमें पुरोधन भवन की क्षमता होती है। ये क्या होता है पुरोधन भवन, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे छिपकली है, छिपकली के पीछे की पूंछ को काट देते हैं दोबारा आ जाती है ना, वैसी कोशिकाएं होती हैं जो प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत भी ये होता है। अब आपसे पूछा जाएगा शरीर के अंतर्गत पुरोधन भवन की क्षमता किसमें होती है, तो ये होती है किसमें, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। जब ये टूट फूट जाती है, क्षति कोशिका को कौन बचाता है, ये फटने, यहाँ पर क्या है, यह टूट फूट हो जाने वाली क्षति कोशिका को बचाता है। फटने या टूटने पर इसका पुनः निर्माण हो जाता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि गोल्जिकाएं उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन पर क्या होगा। अंतःप्रवधी जालिका में संरक्षित पदार्थ क्या होगा, गोल्जिका उपकरण में पैक करके कोशिकाओं के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। गोल्जिका उपकरण सिस्टर्नी रिक्तिकाओं और पुटिकाओं के पदार्थों में संचयन, रूपांतरण तथा पैक करने की क्रिया होती है। गोल्जिकाएं उपकरण से लाइसोसोम का निर्माण करती हैं, मैंने आपको बताया था। देखो गोल्जिका उपकरण क्या है, ये लाइसोसोम का निर्माण करेगी, मैं सीधे अक्षरों में बता दे रहा हूँ। और जो लाइसोसोम है ना, जो ये लाइसोसोम है ये आप लोगों का क्या करेगा, कोशिका, किसी भी कोशिका की आत्मघाती जो वो होती है, झिल्ली होती है, वो क्या होती है, वो होती है लाइसोसोम। तो कोशिका कोई भी अगर आपकी नष्ट हो रही होगी या टूट फूट रही होगी तो इसको कौन बिल्कुल पाचन करेगा, वो लाइसोसोम करेगा। यदि यही नहीं होगा तो लाइसोसोम नहीं बनेंगे। लाइसोसोम नहीं बनेंगे, जो आपकी कोशिका अंत हो रही है वो उसको पूरी तरह से अंत नहीं कर पाएगा और आपकी बॉडी वहाँ से घाव होने लगेगा, हो सकता है धीरे धीरे वो खराब होने लगे। तो इसलिए इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है। कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर कहलाता है और क्यों, तो ध्यान से देखिए। माइटोकांड्रिया मैंने आपको पहले बताया बिजली घर कहलाता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, भोज्य पदार्थ ग्लूकोज जैव रासायनिक अभिक्रिया का ऑक्सीकरण होता है। ये सारी चीज़ें एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये पूरी मैं करवाऊंगा आपको 10th क्लास में, ठीक है। इसके फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी में संचित जो भी ऊर्जा होगी, आपके शरीर में जितने भी कार्य हो रहे हैं, हाथ ऊपर करना, नीचे करना, पैरों से चलना, ये सारी ऊर्जा आपको माइटोकांड्रिया के द्वारा ही देखने को मिलती है। जितनी भी ऊर्जा आपकी संचित होती है, जितनी भी ऊर्जा को आप स्टोर करते हैं, वो आप कहाँ करते हैं, माइटोकांड्रिया के अंतर्गत करते हैं। एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का कहा जाता है, इस चीज़ को देख लेना।
माइटोकांड्रिया कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। ठीक है, अब आप इसको समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका की, इसमें क्या है अंतर। पादप कोशिका के बारे में बात करते हैं तो पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, मैंने पहले बताया। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, यानी सेलुलोज की तो बनेगी नहीं जब कोशिका भित्ति ही नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, सबसे बड़ा अंतर है इसका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। देखो, ये है आपका जंतु कोशिका, ये है आपकी जंतु कोशिका और ये है आपकी पादप कोशिका। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ इसमें सिमिलर हैं। दो तीन चीज़ें हैं जिसमें मैंने आपको कोशिका भित्ति बता दी जो सेलुलोज की बनी है, इसमें बनेगी, इसमें प्लाज्मा झिल्ली बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं पादप कोशिका में एक केंद्र की रिक्तिका होती है। इसमें क्या होता है, प्राय छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। रिक्तिकाएं मैंने आपको पूरा ऊपर बता दिया है क्या है। ठीक है, रिक्तिकाएं किसके अंतर्गत आती हैं मैंने सारा बताया। पुटिका, रिक्तिकाएं, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, पादप कोशिका हरित लवक पाए जाते हैं कवक और जीवाणु को छोड़कर। देखो, कवक और जीवाणु को छोड़कर पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक सिर्फ पादप कोशिका के अंतर्गत पाए जाएंगे। हरित लवक अनुपस्थित होते हैं किसमें, मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ पादप कोशिका में, तो जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। गोल्जिकाएं कम विकसित होंगे। गोल्जिकाएं क्या है, वही जो लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है, इसमें पूर्ण विकसित होते हैं और स्पष्ट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पादप कोशिका सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, पादप कोशिका में संचित प्राय आप पर जो भी आपका यहाँ पर संचित जो भी पदार्थ होगा वो मंड के रूप में होता है, इसमें ग्लाइकोजन के रूप में होता है। दूसरा अंतर आ गया मेन वाला। ठीक है, अब बात करते हैं पादप कोशिकाओं में स्वयंपोषी होते हैं और ये जंतु कोशिकाएं परपोषी होते हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। पादप कोशिका आपको पता होगा क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आदान प्रदान करते हैं, मृदा से कैसे पानी ऊपर जाता है जाइलम और फिलोलेम द्वारा। ये सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आप बस इसको बस पढ़ते रहिए, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है मेरे टेलीग्राम से जुड़ें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे चलते हैं। कोशिका द्रव में विभाजन कोशोपट्ट द्वारा होता है और कोसा द्रव का विभाजन खांच द्वारा होता है। आशा करता हूँ आपको ये पूरा अंतर समझ में आया होगा। अब हम कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ये लास्ट है और यहाँ ये पूरे प्रश्न का यहाँ पर सार है। ठीक है, ये आप जरूर करना 30 प्रश्न। ठीक है, इसको देखो। सबसे पहला, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। मैंने आपको बताया जंतु कोशिका में ये होती ही नहीं है। टमाटर के छिलके का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है, हरित लवक से वर्णीय लवक में बदल जाने के कारण। इसका भी एक अलग है, याद रखना, ये भी एक अलग चीज़ें हैं। मैं इसको बिल्कुल अलग से आपको करवाऊंगा। जैसे मिर्ची का रंग है, पहले हरी होती है फिर लाल हो जाती है, ये क्यों होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, आप बस अब बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। जब आपका यहाँ पर टाइम आएगा तब आपको बिल्कुल एक एक चीज़ पता लग जाएगी, कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की कोशिका किस भाग में होता है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत होता है। ऊर्जा की विमुक्ति कोशिका में किस अंगक के द्वारा होता है, माइटोकांड्रिया। मैंने जब भी ऊर्जा की बात आएगी माइटोकांड्रिया याद रखना। माइटोकांड्रिया के अंतर्गत डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए एक जगह और पाया जाता है, मैंने बताया था केंद्रक के अंतर्गत। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, राइबोसोम का क्या कार्य है, प्रोटीन का संश्लेषण पूछा जाता है। डायरेक्ट प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम के द्वारा। ठीक है, राइबोसोम किसमें चिपके होते हैं, अंतःप्रवृत्तीय जालिका जो खुदरी होती है। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। कोशिका सिद्धांत यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, प्रतिपादक का नाम लिखिए तो कौन होंगे। कोशिका सिद्धांत श्रीडन और सुआन ने दिया था। कब दिया था, 1838 और 1839 में। ये मैंने पहले ही बता दिया पूरा। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। माइटोकांड्रिया के अंदर पाई जाने वाली उंगली नुमा जो सरच, देखो अभी मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा। ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके होता है माइटोकांड्रिया का पूरा चित्र। ठीक है, ये सारा मैं आपको पूरा ढंग से करवाऊंगा। जिस दिन आपको बिल्कुल डीप पढ़ना होगा आप मेरे से टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ आपको बिल्कुल एक एक चीज़ मिल जाएगी, पूरा चित्र सहित पूरा समझा दूंगा। परंतु अभी ये वीडियो क्या है, पूरी एक वीडियो आ रही है तो इसमें पूरा नहीं समझा सकता, परंतु आप इस चीज़ को समझें। क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि माइटोकांड्रिया के अंतर्गत जो ये उंगली नुमा जो संरचना होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिस्टी।
ठीक है, इसको कहते हैं क्रिस्टी। प्रश्न बहुत बार बना है ये वाला, इसको आप गलत मत करना। दूसरा आपका आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांक आवश्यक है? हरित लवक। भोज्य पदार्थों में जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहाँ संचित होती है? एटीपी के रूप में। मैंने आपको बताया था एटीपी कितना इंपॉर्टेंट है। 2 एटीपी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा भी जब आप ग्लूकोज ले रहे होते हैं, तब आपके 38 एटीपी आपको टोटल देखने को मिलते हैं। वैसे होते हैं 36, 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं तो आपके 38 हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको 10th क्लास में बताऊंगा, ठीक है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन्स के। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवा के गिरेना में। ये जब मैं आपको हरित लवक के बारे में बताऊंगा तो हरित लवक का भी एक अपना अलग चित्र है, तब वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखो ये छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो में मैं पूरा एक एक चीज़ समझाने का प्रयास किया है। कहाँ से आपको पढ़ना है मैं पहले ही बोलता हूँ आप लोगों को, अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी की बुक उठाओ, वहाँ से पूरा पढ़ लो। यदि आपको देखो पहले मेरा ये वाला छोटा सा वीडियो देखो। इस वीडियो के बाद आपका लगभग यहाँ पर 90 से 80% मानकर चले पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 20% यदि आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है तो आप किताब से पढ़ें, तब भी समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को मैं यहाँ पर पहले ही बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ आप मुझसे डायरेक्ट ऑनलाइन पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे से समझा दूंगा, परंतु आपको पहले जुड़ना होगा और वहाँ पर मैसेज भी करना होगा। मैसेज करेंगे तो ही बताऊंगा, ऐसे ही कोई जादू नहीं आ रहा है कि मैं किसी को कुछ भी बता दूं, ठीक है। आपको पहले जुड़ना होगा, तभी आप लोग वहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। जैसे ही आपका प्रश्न आएगा मैं वैसे ही आपका उसका उत्तर तुरंत दे दूंगा, ठीक है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, पर मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर अभी मैं वन दरोगा के बारे में विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, तो वन दरोगा के विद्यार्थी ही उससे जुड़े, ठीक है। आगे चलते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी? यहाँ पर पैलिड ने की थी। बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है। मैंने सारी खोज करवा दी। किसने? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की किसने? आप लोगों की ऑल्टमैन ने। कैसे करके आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूरा करवा दिया है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है। प्याज की अस्थायी स्लाइड बनाने के लिए किस घोल का प्रयोग करते हैं? आयोडीन विलयन का। एक कोशिकीय सरल बहुकोशिकीय प्राणी और पौधे जल में किस विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं? परासरण, ये मैंने करवा दिया। डीएनए का नाम पूरा बताया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का बताया, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिका की आत्मघाती शैली भी बता दी मैंने, लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम कहाँ उत्पन्न होता है? गोल्जी काय में उत्पन्न होता है, मैंने बताया था। गोल्जी काय के अंतर्गत ये यहाँ पर पैदा होंगे। देखो ये पूरा अगला प्रश्न वही है। माइटोकांड्रिया में क्रिस्टी में पाई जाने वाली, क्रिस्टी क्या है? उंगली नुमा जो संरचना है माइटोकांड्रिया के अंतर्गत में पाई जाने वाली टेनिस के रैकेट जैसी अब रचनाओं को क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम या F1 कण, ठीक है। इसके अंतर्गत भी एक टेनिस नामक जो रैकेट जैसी संरचना होती है उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीसोम और F1 कण। एक एक चीज आपके लिए सामने लेकर आया हूं। गोल्जी कण उपकरण का क्या कार्य है? अब आप पूछते थे गोल्जी का क्या है, तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, कोशिका में बने पदार्थ संचय, रूपांतरण और पैकेजिंग करना। जो भी अंतःप्रविलीय जालिकाएं अपने खराब चीज या अच्छी चीज लेकर आएंगी, उनका जो भी वेस्ट पदार्थ होगा ये एक पुटिका या फिर एक पैकेज के द्वारा उनको ग्रहण कर लेता है, ये इसका कार्य होता है। और ये अगर सही होगा तो सही है, वरना ये क्या करते हैं, जिसमें लाइसोसोम उत्पन्न करते हैं। लाइसोसोम क्या करेगा? आत्मघाती शैली है, कोशिका जैसी फटेगी उसको नष्ट करने का कार्य लाइसोसोम करेगा, ठीक है। पादप कोशिकाओं में भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसका अभाव होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगकों का अभाव होता है। जितने भी प्रकार के यहाँ पर झिल्ली नुमा मैंने संरचना बताई, जैसे केंद्रक, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी बताया था आपको अंतःप्रविलीय जालिका, ये सारी चीज़ें जब मैंने आपको बताई ये अंगकों के अंतर्गत आती हैं। इसका अभाव किसमें मिलेगा? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक मैंने ऊपर अच्छे से आपको पूरा अंतर बता दिया है, जरूर उसको देख लेना। बात करते हैं अति प्रसारीय विलयन में रिक्तिका में कोशिका को रखने पर कोशिका संकुचित हो जाते हैं, यानी दब जाते हैं। ये किस में होता है? जीव द्रव संकुचन के अंतर्गत इसको कहते हैं। चीज को आप लोग देख लेना। अल्प पराशरीय विलयन में रिक्तिका मय को रखने पर कोशिका द्रव कोशिका भित्ति दबाव डालने पर इस दबाव और कोसा की स्थिति को क्या कहते हैं? तो क्या स्फीति दाब कहते हैं। कोशिका भित्ति को स्फीति कहते हैं। इस चीज को आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं। परिमाण में सबसे छोटी कोशिका मैंने बता दिया था, माइकोप्लाज्मा लेड लेवी, बहुत बार प्रश्न बना है। तारकाय का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में ध्रुव तथा तुर्क
का निर्माण करना ये क्या है, ये मैं अलग से बताऊंगा। तारकाई के बारे में आप लोग जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखो वहाँ पर मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, आप लोगों को प्रश्न पूछना होगा तभी आपको डाउट मिलेंगे, ठीक है। बात करते हैं आज का लास्ट प्रश्न, वो है जीव द्रव को जीवन की भौतिक आधार किसने बताया। तो याद रखना जीव द्रव क्या है, जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव होता है उसी को जीव द्रव कहते हैं। ये मनुष्य के अंतर्गत होगा यहाँ पर, यानी पादप कोशिका यानी जंतु कोशिका के अंतर्गत देखने को मिलेगा जीव द्रव, और जिसमें कोशिका द्रव और केंद्रक होते हैं जिसी को जीव द्रव्य कहा जाता है। और इसकी भौतिक इकाई किसने कहा है, थॉमस हेक्सले ने 1868 में कहा है। देखो ये प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं, इसलिए मैं आपके सामने वन लाइनर प्रश्न भी लाया, एक एक चीज़ अच्छे से समझाई। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पूरा चित्रों द्वारा मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यदि आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाया हुआ ये जो मैं आज लेक्चर लेकर आया हूँ पसंद आया होगा तो देखो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, ठीक है। और आप लोगों को 2 या 3 या 4 दिन बाद आपको अगला लेक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग टिश्यू यानी जिसको उत्तक कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, बार बार कहूँगा अपने भाई बहनों को शेयर करें। उत्तराखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं अपने घर से बाहर ना जाकर, यदि आपको फ्री में कुछ चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है तो आपको पहले उसे ग्रहण करना चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो ही आप दूसरों को देखें। देखो जब तक आप किसी पर विश्वास करेंगे या फिर आप जब तक जानेंगे कि आप लोग देखो एक टीचर से ही पढ़ते रहोगे तो आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी। एक आपने जैसे मान लीजिए ये वाला लेसन यहाँ से पढ़ा, दूसरा लेसन कहीं और से पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा। किसी भी टीचर को पकड़ें, दूसरा ढंग से पढ़ें और अपने अच्छे मन से पढ़ें। आप चाहते हैं कि जॉब में निकलना, तो मैं वादा करता हूँ जितनी चीज़ें मैं आपको पूरी पढ़ा दूंगा। लगभग 31 चैप्टर कराने वाला हूँ, अभी 5 चैप्टर हुए हैं। अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 26 या आप लोगों के सामने 26 चैप्टर और बचे हैं। जब ये पूरे मैं करवा दूंगा उसके बाद मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा, मेरे पे विश्वास रखिए, इससे बाहर आपका बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि जो अब प्रश्न पत्र आयोग बनाने वाला है वो सारे प्रश्न पत्र आपको आपके सिलेबस के अंतर्गत ही देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है बाहर से आएगा नहीं, बाहर से ज़रूर आएगा, वो 20% ही होता है। और 80 यहाँ पर मैं वादा करता हूँ 80 से 81 में आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और 80 नंबर का आपको आपके सिलेबस से ही देखने को मिलेगा। 20% आपको बाहर से ज़रूर देखने को मिलेगा, परंतु वो बाहर से नहीं होगा, एनवायरनमेंट के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलती हैं। जिसमें रामसर साइट्स हो गई, जितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जितने भी डैम हो गए, जितने भी कोयला खदान हो गई, जितने भी लोहा इस्पात एरिया हो गया, ये सारी इसके अंतर्गत पूछी जा सकती हैं। क्योंकि ये सारा विज्ञान के अंतर्गत आता है और विज्ञान ही आपके सिलेबस में है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम दूसरे लेक्चर में उत्तक के साथ। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।